नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल पर मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। वैसे 3 दिन हमारी क्लासें बाधित रही, अब हमारी क्लासें पुनः सुचारू रूप से रही, किसी कारणवश से हमारी क्लासें बाधित हो गई। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो आज की क्लास की बात करते हैं। पहले तो यह आज की क्लास जो BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की है ये हमारी, और इतिहास विषय के दौरान हम जो अध्ययन कर रहे थे ताम्रयुगीन सभ्यताओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताएं जिसकी बात करते हैं, हमने स्टुअर्ट पिगट महोदय के अनुसार हमने जो 4 संस्कृतियों का अध्ययन किया जो पश्चिम भारत में हमें मिली है, जिसमें हम बात करें तो क्वेटा की संस्कृति का अध्ययन किया था हमने, जो स्टुअर्ट पिगट महोदय के द्वारा विभाजन किया गया है उन 4 जो संस्कृतियों सभ्यताओं को। तो जिसमें हमने क्वेटा की संस्कृति को पढ़ा है, कुल्ली की संस्कृति को पढ़ा है, अमरीनल की संस्कृति को पढ़ा है और जोब संस्कृति को पढ़ा है। मुख्यतः ये सभ्यताएं जो संस्कृतियां अपने को भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, और पश्चिमी क्षेत्र बात करें तो वर्तमान समय में जो सिंध और बलोचिस्तान का क्षेत्र है वहां से अपने को प्राप्त होती है, और वर्तमान में जो वह क्षेत्र पाकिस्तान में स्थित है। ये सभ्यताएं जो खुदाई स्थल है इनका पाकिस्तान में स्थित, तो यहाँ से अपने को निम्न प्रकार की कई प्रकार की वस्तुएं, ताम्रयुगीन वस्तुएं अपने को प्राप्त होती है, जिनके आधार पे हमारे द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि तत्कालीन मनुष्य का जीवन कैसा रहा, कैसी ग्रामीण बस्तियां होती थी, कैसे शहर होते थे, ये चीज़ें हमें जानने को मिली। और इनके जो अवशेषों की बात करें तो अवशेष मुख्यतः अपने को खेड़ों के रूप में प्राप्त होते हैं, जिन खेड़ों के अंदर जो मिट्टी के टीलों के अंदर अपने को प्राचीन समय में किसी बस्ती के अवशेष, किसी गाँव के अवशेष, किसी शहर के अवशेष हमें दबे हुए मिलते हैं, और उस समय मनुष्य के द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जिसमें मृदभांड, मिट्टी के बर्तन वगैरह मिलते हैं और उन पर की गई पेंटिंग्स, चित्रकारिता के जानकारी अपने को मिलती है। तो बात करें तो उसके अलावा अपने को ये भी पता चलता है कि तत्कालीन मनुष्य का धार्मिक जीवन कैसा था, किस तरीके से रहन सहन था, खान पान वगैरह, कई तरह की मिट्टी की मूर्तियां भी मिलती है और कई अपने को धातु की वस्तुएं भी प्राप्त होती है, जिनके आधार पर अनुमान लगाया जाता है, और इस काल का विभाजन करते हुए उसे ताम्रयुगीन सभ्यताएं कहा जाता है। अब बात करते हैं उनके अलावा जो भारत में और किन किन क्षेत्रों से अपने को जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं उसके बारे में अध्ययन करें। तो मुख्यतः बात की जाए भारत में अन्यत्र दूसरे क्षेत्रों में कहां से अपने को ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारत में जो अन्य क्षेत्रों से बात की जाए तो अन्य क्षेत्रों से कौन कौन सी ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष अपने को किन किन क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं उसके बारे में हम आज मुख्यतः देखा जाए तो भारत का जो गंगा यमुना दोआब है, सर्वप्रथम इसी क्षेत्र से अपने को ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। गंगा यमुना दोआब से आप समझ जाते होंगे कि गंगा और यमुना नदियों के मध्य जो बीच में जो उपजाऊ स्थल है उसे गंगा यमुना दोआब कहते हैं। दोआब यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र होता है, उपजाऊ क्षेत्र, उसे ही दोआब कहा जाता है। तो गंगा यमुना क्षेत्र की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ से अपने को बात की जाए तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं। अब बात की जाए तो अन्य क्षेत्रों की, जो भारत के अन्य क्षेत्रों में अपने बात करें ताम्रयुगीन अवशेष, तो जितनी विस्तृत खुदाई अपने को सिंध और बलोचिस्तान क्षेत्र में देखने को मिलती है, जो पश्चिमी भारत का क्षेत्र वर्तमान में पाकिस्तान में अवस्थित है, तो जितनी विस्तृत खुदाई अपने को सिंध और बलोचिस्तान में उतनी बाकी क्षेत्र में नहीं होती है, चाहे उत्तर भारत का क्षेत्र ले लो चाहे दक्षिण भारत का क्षेत्र ले तो इसी वजह से अपने को जो विस्तृत खुदाई नहीं होने के कारण से ही अपने को ज़्यादा अवशेष अन्य क्षेत्रों से मिल नहीं पाते हैं। तो अन्य क्षेत्रों में बात की जाए तो कौन कौन से क्षेत्रों से अपने को अवशेष प्राप्त होते हैं, तो ये गुनगेरिया स्थान है। गुनगेरिया स्थान वर्तमान में यूपी में स्थित है। यहाँ से बात की जाए तो अपने को तांबे और कांसे की खूब सारी वस्तुओं के ढेर प्राप्त होते हैं खुदाई में, और तांबे और कांसे की खूब वस्तुएं जिसे औजार के रूप में, हथियारों के रूप में अपने को प्राप्त होती है। यहाँ से अपने को विशाल भंडार प्राप्त होता है। इस भंडार में बात की जाए तो कौन कौन सी चीज़ें अपने को मिलती है, तो बात की जाए तो मनुष्य द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली कुल्हाड़ियाँ अपने को यहाँ पे मिलती है विस्तृत रूप से, और तलवारें अपने को यहाँ मिलती है, कटार वगैरह है जो ये अपने को मिलती है, हारपून वगैरह जो ये भी एक किसी तरह का हथियार है जो अपने को मिलता है, और उसके अलावा जो रिंग्स वगैरह है ये अपने को यहाँ पे मिलती है। कहाँ पे मिलती? गुनगेरिया से अपने को विशाल जो ताम्र
और कांसे की वस्तुओं का भंडार मिलता है, वहाँ से अपने को ऐसे औजार देखने को प्राप्त होते हैं। और जो ये कुल्हाड़ियाँ अपने को प्राप्त होती है, अन्य तरह जो बात की जाए ताम्र, भारत के अन्य क्षेत्रों से अपने को जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष के रूप में जो कुल्हाड़ियाँ प्राप्त होती है, तो इन कुल्हाड़ियों के जो आकार और प्रकार के आधार पर, यानी इनकी बनावट के आधार पर जो स्टुअर्ट पिगट महोदय द्वारा इनका भी 5 भागों में विभाजन कर दिया जाता है। ये विभाजन स्टुअर्ट पिगट महोदय द्वारा कुल्हाड़ियों की टाइप्स वगैरह जो आकारों को देखते हुए कर दिया जाता है। अब ये तलवारें किस तरीके की टेक्निक इसमें अपने को देखने को मिलती है, किस तरीके से यूज इनके द्वारा, मतलब कौन सी तकनीकी के द्वारा जो तलवारों का निर्माण, हथियारों का निर्माण किया जाता है। मुख्यतः देखा जाए तो जो तलवारें अपने को प्राप्त हुई है वो एक ही सांचे में डली हुई प्रतीत होती है, और जिसकी जो धार और जो मुठिया जो पकड़ने का नीचे का हिस्सा होता है, जैसे ये तलवार ये पकड़ने का यहाँ का हिस्सा है, और ये जो तलवार है इसको पूरे की पूरी धातु को एक ही सांचे में डालकर जो आकृति दी हुई प्रतीत होती है, इस तरीके से तलवारों का निर्माण इस सभ्यता में देखने को मिलता है। अब बात करें तो कटार का निर्माण कैसे होता है, इसी तकनीक का प्रयोग कटार में दिखाई देता है। एक ही सांचे में डाली हुई प्रतीत होती है, और जो जिस तरीके से तलवार का निर्माण होता है वैसे ही कटार का निर्माण अपने को देखने को मिलता है। अब इसकी तुलना कई इतिहासकारों ने और पुरातत्ववेदाओं ने की है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसकी तुलना की है। तो अगर इंडस वैली यानी सिंधु घाटी सभ्यता से जो अपने को हथियार और औजार मिलते हैं, उनकी तुलना अगर ताम्रयुगीन सभ्यताओं से जो मिले हुए औजार उनसे की जाए, तो उनकी तुलना में तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के जो हथियार है वह निम्न कोटि के प्रतीत होते हैं, और अच्छे और सुंदर औजार अपने को ताम्रयुगीन सभ्यताओं में देखने को मिलते हैं। और इसी के आधार पर कई इतिहासकारों द्वारा अपने अपने अनुमान लगाए गए। उनका मानना है कि जो ये विस्तृत सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता से काफ़ी विस्तृत और तकनीकी रूप से काफ़ी उन्नत रही है। तो इसी आधार पर बात करते हैं तो एक इतिहासकार है विमल चंद्र पांडे, उनके द्वारा क्या कहा जाता है, उनका स्टेटमेंट है, उसको हम जानेंगे। तो इनका मानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह पाषाण काल के सबसे निकट थी, यानी पाषाण काल के पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता शुरू होती है। और इनका मानना था कि ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं के पश्चात निर्मित हुई होगी। की बात की जाए, जैसे हमने बताया था, जब से स्टोन एज समाप्त होती है, स्टोन एज समाप्त होने के पश्चात ताम्रयुगीन सभ्यताएं शुरू होती है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, तांबे की धातु का ही प्रयोग किया जाता है। तो इनका मानना, प्रोफेसर जो विमल चंद्र पांडे हैं, ये कहते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता पाषाण काल के नज़दीक थी और ताम्र पाषाण काल युग के पश्चात ही प्रारंभ हुई होगी, ऐसा अपने को प्रतीत होता है प्राप्त साक्ष्यों और अवशेषों से। अब बात करते हैं अपने राजस्थान की। राजस्थान में भी अपने को जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं से संबंधित कई क्षेत्र प्राप्त होते हैं, जहाँ से अगर बात की जाए तो तांबे की धातु के प्रयोग किए जाने के अवशेष और साक्ष्य अपने को प्राप्त होते। तो राजस्थान में बात की जाए तो राजस्थान में इस सभ्यता की बात है, ये ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। जो ताम्र युगीन सभ्यता है ये पाषाण काल स्टोन एज के पश्चात ही शुरू होती है। और राजस्थान में पुरातत्व विभाग है, जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके निरीक्षण में, सर्वेक्षण में ही जो कई क्षेत्रों की खुदाई की गई और वहाँ से अपने को ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। उन सभ्यताओं की बात करें तो कालीबंगा के क्षेत्र से अपने को ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, और इनको हम यहाँ से अपने को सिंधु घाटी सभ्यता के भी अवशेष मिलते हैं। और इनका विस्तृत अध्ययन जो अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसके पश्चात जो शुरू होने वाला है अपना चैप्टर, उसमें करेंगे। तो कालीबंगा अपने को कहाँ से मिलता है, राजस्थान में जो हनुमानगढ़ जिला है वहाँ हनुमानगढ़ में कालीबंगा स्थित है। और बात की जाए तो आहड़ उदयपुर है, आहड़ कहाँ पे स्थित है, उदयपुर जिले में स्थित है। यहाँ से बात की जाए तो कालीबंगा से सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कई मिट्टी वगैरह के हल अपने को मिलते हैं, तांबे के खिलौने वगैरह अपने को देखने को मिलते हैं। और आहड़ जो उदयपुर में स्थित है, यहाँ की बात की जाए तो सबसे प्राचीनतम राजस्थान में खेती के अवशेष यानी कृषि और पशुपालन के अवशेष अपने को आहड़ सभ्यता में देखने को मिलते हैं। और तीसरा क्षेत्र रहता है रंगमहल। रंगमहल के पश्चात जो बेराट है, बेराट अगर बात की जाए तो ये कहाँ स्थित है,
जयपुर जिले में स्थित है बेराट क्षेत्र, यहाँ से भी अपने को ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। राजस्थान की बात करें तो ये गिलुंड का क्षेत्र है। गिलुंड की बात की जाए तो ये भी शायद उदयपुर में स्थित है, इसको और कंफर्म करके बता दूंगा मैं। गिलुंड, यहाँ से अपने को ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। और नौहक की बात की जाए तो ये नौ अपने भरतपुर में स्थित है, भरतपुर में स्थित है। इन क्षेत्रों से राजस्थान में भी बात की जाए तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष अपने को प्राप्त होते हैं। तो ये जो आज हमने पढ़ा, जो भारत में अन्य क्षेत्रों से ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष मिलते हैं, उन क्षेत्रों के बारे में पढ़ा है। मुख्यतः देखा जाए तो सबसे पहले अपने को गंगा यमुना दोआब है, जो गंगा और यमुना नदी के मध्य का जो क्षेत्र है, वहीं से अपने को ताम्रयुगीन सभ्यताओं के सबसे पहले पश्चिम भारत को छोड़कर उत्तर भारत में सर्वप्रथम अवशेष अपने को वहीं से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और बात की जाए तो गुनगेरिया क्षेत्र जो यूपी में स्थित है, यहाँ तांबे और कांसे की वस्तुओं का खूब विशाल भंडार अपने को देखने को मिलता है, जहाँ में कई तरह के अपने को हथियार और औजार मिलते हैं। तो कुल्हाड़ियाँ हैं, तलवारें हैं, कटारे वगैरह, हारपून वगैरह, रिंग वगैरह अपने को प्राप्त होते हैं। और इनका विभाजन जो कुल्हाड़ियों का आकार, प्रकार यानी टाइप्स, बनावट के आधार पर पिगट महोदय द्वारा 5 भागों में कर दिया जाता है। उसके अलावा बात की जाए तो प्रोफेसर विमल चंद्र पांडे ने कहा कि ये जो बात की जाए, जो अपने को इंडस वैली सिविलाइजेशन है, पाषाण काल के पश्चात ही शुरू प्रतीत होती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्र पाषाणकालीन जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, उनके पश्चात है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता का दौर शुरू होता है। और इनकी हथियारों की तुलना की जाए तो उन्नत किस्म के हथियार हमें ताम्रयुगीन सभ्यताओं के मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यताओं की बजाय। और राजस्थान में जो उत्खनन हुआ है, उसके जो उन क्षेत्रों में पुरातत्व विभाग द्वारा किया गया, उन क्षेत्रों की बात करें तो कालीबंगा अपने को मिलता है, आहड़ अपने को मिलता है, रंग महल मिलता है, बेराट मिलता है, गिलुंड और नौ, इन क्षेत्रों से अपने को ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष प्राप्त होते हैं। बोलिए यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। तो आज हमने भारत की अन्यत्र क्षेत्रों में मिलने वाली ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में जाना। इस तरीके से अपने का जो बात की जाए तो अपना जो पाषाण काल स्टोन के जो समाप्त हो चुका है, और उसके पश्चात हमने ताम्रयुगीन सभ्यताओं के बारे में पढ़ लिया है। अब अपनी जो अगली नेक्स्ट क्लास होगी वह सिंधु घाटी सभ्यता होगी। और सिंधु घाटी सभ्यता अब काफ़ी रोचक रहेगी। पहले की क्लासों की बजाय अगर तुलना की जाए तो इसमें फैक्ट्स वगैरह ज़्यादा थे। अब धीरे धीरे जो हम इतिहास में आगे बढ़ते जाएंगे प्राचीन भारत में, तो और इतिहास और भी अधिक रोचक होता जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। इन फैक्ट्स पे आप इनको थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, बार बार इनको आप पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।